सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर दिशा। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्री मैच्योर रप्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज़ PROM प्रॉम। ठीक है, देखेंगे इसके डेफिनेशन को, इसकी एटियोलॉजी को, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को, साथ ही साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके मैनेजमेंट एंड फाइनली इसके आपके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट होने वाला है, आपको कुछ इसी वे में एग्जाम में भी लिखना होता है अपने, ठीक है, इस नोट्स में, इस पैटर्न वाइज। तो ये आपके सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसे स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, एंड अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। एंड कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको सजेशंस देनी हो या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप उसको नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉम? ठीक है, तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स रेफर्स टू द रप्चर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, दैट इज एमनियोटिक सैक, बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, कब हो रहा है? बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर हो रहा है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन एसोसिएटेड विद मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। एक इसमें होता है प्रॉम, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर एट और बियॉन्ड 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। एंड एक होता है प्री टर्म प्रॉम, ठीक है, दैट इज PF प्रॉम। क्या हो रहा है कि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया। अब बात करें इसके कॉजेज़ की, तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो सकते हैं या 4 कॉजेज़ हो सकते हैं, कैटेगरीज मतलब। एक हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, या ड्यू टू मैकेनिकल कॉजेज़, या ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कॉजेज़, या अदर रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले बात करें आपके इन्फेक्टिव कॉजेज़ की वजह से, तो आपकी बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, ठीक है, या आपके ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो क्लैमाइडिया या गोनोरिया इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन आपको मिल सकता है। मैकेनिकल कॉज देखें अगर, जैसे ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस हो रहा है, किस कंडीशन में हो सकता है? अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो, दैट इज़ आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो क्वांटिटी में, या तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, आपका एक डिस्टेंशन हो रहा है, ओवर डिस्टेंशन हो रहा है, ठीक है, एंड वो एक मैकेनिकल प्रेशर डाल रहा है आपके मेम्ब्रेन्स पे, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जा रही है टाइम से पहले। इट कुड बी इनकम्पिटेंट सर्विक्स या ट्रॉमा, जैसे हम एमनियोसेंटेसिस में देखते हैं। ठीक है, बात करें आपके फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की, जैसे प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ द कोलेजन डिग्रेडिंग एंजाइम्स, इसकी वजह से हो सकता है, या आपका डेफिशिएंट एमनियोटिक मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ की वजह से भी ये हो सकता है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, या प्रीवियस हिस्ट्री है प्रॉम की, या प्री टर्म लेबर है, या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है अगर मदर का, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि एग्जैक्टली होता कैसे है, तो जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं आपके एमनियन और कोरियन, दे आर कंपोज्ड ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, किससे बने हैं? कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स से बने हैं। अगर जब इंक्रीज्ड मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो एक्टिविटी होती है उस एंजाइम की, तो ये क्या करता है? डिग्रेडेशन ऑफ द कोलाजन करता है। अब क्योंकि वो कोलाजन और इलास्टिन फाइबर से ही बना है, जब उसका डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा? वीकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स होगा और फिर उसका रप्चर हो जाएगा। अदर कॉज जैसे इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? आपके जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स होते हैं, जैसे इंटरलेक्विन 1 या TNF अल्फा, ये क्या करते हैं? ये भी आपके मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। और अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे हमने ये देखा कॉज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द मेम्ब्रेन्स लीड टू द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर? काफ़ी ईजी है। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन पहले टाइम से पहले। ठीक है, सो हिस्ट्री आप लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा कि सडन गश और कंटिन्यूस लीकेज ऑफ द क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना, देन वेटनेस इन द अंडरगारमेंट्स। तो ये पेशेंट बताएगा आपको। एग्जामिनेशन आप जब खुद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन में पूलिंग ऑफ द फ्लूइड इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ठीक है, देन आपका जो नाइट्राजिन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल फ्लूइड है इट टर्न्स ब्लू ड्यू टू द अल्कलाइन pH। एंड जो फर्न टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोज फर्न लाइक क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। हमने ऑलरेडी एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर भी काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुके हैं पास्ट में, आप ज़रूर से इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल में क्या लिखना है? एमनियोटिक फ्लूइड तुश नोट। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप उसके पीछे तुश नोट लगा लो, एंड आपको सर्च रिजल्ट्स में वो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड फाइनली हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको रिड्यूस्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मिलेगा, दैट इज़ EFI, जो कि आपके ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करें जब ये हो चुका है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या देखते हैं? आपका अगर टर्म प्रॉम है, ठीक है, सो इफ़ नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस इज सीन, देन इंडक्शन ऑफ द लेबर विद इन 24 आवर्स यूजिंग ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है,
रप्चर हो चुका है लेकिन अभी भी कोई इन्फेक्शन या आपको या फीटस में कोई डिस्ट्रेस नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इंडक्शन ऑफ द लेबर करना है विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको लेबर की प्रोग्रेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीटोसिन। देन आपको एंटीबायोटिक्स देना है इफ़ GBS दैट इज़ आपका ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म प्रॉम के लिए। बात करें प्री टर्म प्रॉम के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इट इज़ लेस देन 34 वीक्स तो क्या होता है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट विद क्लोज मॉनिटरिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलाएंगे, ठीक है, टू इनहांस द फीटल लंग्स मैच्योरिटी क्योंकि हम जल्दी डिलीवर कर रहे हैं बेबी को, एंड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स चलेंगे जैसे एम्पिलिसिन हो गया या एरिथ्रोमाइसिन हो गया टू इनहांस लेटेंसी। अगर 34 से 37 वीक्स के बीच में है तो इंडक्शन ऑफ द लेबर इफ़ नो कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर एंड एविडेंसेस ऑफ इन्फेक्शन हो, अगर जैसे आपका कोरिया एमनियोटिस हो तो इमीडिएट डिलीवरी रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशन एज, बेबी की एज नहीं देखनी कि अभी नहीं हुआ है, नहीं, आपको डायरेक्टली निकालना है। एंड वी हैव टू गिव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया एंड क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैनेजमेंट। अब बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और फीटल कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले देख सकते हैं मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इट कुड बी आपका कोरिया एमनियोटिस दैट इज आपका इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन, इट कुड बी लीड टू एंडोमेट्राइसिस, ठीक है, सेप्सिस हो सकता है, अब्रेशियो प्लासेंटा हो सकता है या प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है। एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस देखें तो प्री टर्म बर्थ हो सकता है बेबी का या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है बेबी में, कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है ड्यू टू द ओलिगोहेटेरोमनियस क्योंकि फ्लूइड कम है तो बेबी ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहे अपने लिम्ब्स का, एंड साथ ही साथ आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, सेम रीज़न, ठीक है। तो ये था आपका फटाफट एक वीडियो ऑन प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। काफ़ी इजी टॉपिक है एंड एग्जाम में भी आता है तो आप इस फॉर्मेट में आंसर सबने लिख सकते हैं, क्लियर। तो बस यार आज के लिए इतना ही। कोई भी सजेशन हो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दिया करो आपके कौन कौन से आपको टॉपिक्स चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके फटाफट वो टॉपिक्स लेके आऊँ आपके साथ एंड आपके लिए भी ईजी हो जाए एंड आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।